तो जीओसी का हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वैसे जीओसी में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, आप लोगों का इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक जो टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोगों ने कल की क्लास में जान लिए थे। अब हम लोग जीओसी के सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर जीओसी वाले चैप्टर को हमने मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ कर रखा है। तो उसमें से पहला पार्ट जो था वो आप लोगों का ये था कि आपके जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में जानना, और उसके बाद अभी जो दूसरा पार्ट है जीओसी का वो आप लोगों का रहेगा कि आपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़े उन सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, अच्छा, और फिर उसके बाद इसी एप्लीकेशंस को ही हम लोग और डिटेल में पढ़ सकते थे, बट फिर से मैं उसको अगेन स्प्लिट कर दूंगी एक तीसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी जैसी चीज़ें पढ़ेंगे। चौथे पार्ट में हम एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक वाली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारियाँ लेंगे। चौथे पार्ट में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे। पांचवें पार्ट में हम लोग आपका एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक वाले बारे में बातचीत करेंगे, और जो आपका छठवां पार्ट रहेगा वो मिक्सचर रहेगा सारे मिसलेनियस टॉपिक्स का जो जीओसी में छूट जाते हैं, जैसे आपका ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, ब्रेड्स रूल क्या होता है, ऐसे कुछ बेसिक छोटे छोटे टॉपिक, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, जिनके बिना आगे काम करने में तकलीफ होगी। तो अभी मूव करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इसके लिए तुम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब अगर तुमको ये नहीं पता कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है या फिर इंडक्टिव इफेक्ट को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो ये वाला पार्ट देखो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके लिए अगर वो चीज़ें याद नहीं है तो थोड़ा सा चीज़ों को कॉपी खोलो, रिवाइज करो और उसके बाद वापस से इस क्लास को अटेंड करो। तो इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन तो देखो बहुत ज़्यादा वास्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो एप्लीकेशंस को पढ़ लिया और हम कह रहे हैं कि हम लोगों के इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस ख़त्म हो गई। सबसे पहले हम लोग कुछ कैटेगरीज क्लासीफाई कर लेते हैं, जिन जिन कैटेगरीज को हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। दैट वुड बी, सबसे पहली कैटेगरी आप लोगों के हाथ में जो आएगी वो ये रहेगी कि इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से हम लोग स्टेबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग चीज़ों की स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटीज़ समझाने वाले हैं आप लोगों के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हम 3 प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटीज़ को आपके इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से समझाते हैं। पहला कार्बोकैटायन, दूसरा कार्ब अनायन और तीसरा होता है आपका फ्री रेडिकल्स। कार्बोकैटायन मतलब अ कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्ब अनायन मतलब अ कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज, एंड फ्री रेडिकल मतलब अ कार्बन विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इनकी स्टेबिलिटीज को बताने के लिए भी आप लोगों के इंडक्टिव इफेक्ट को यूज में लाया जाता है। सेकेंड पार्ट हम लोगों के पास कुछ इस तरीके से रहेगा कि अगर तुम्हारे पास फ्री रेडिकल नहीं है, ठीक है, आप लोगों के पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि आप लोगों के पास लेट से अल्कोहल है, तो अल्कोहल में आप स्टेबिलिटीज़ बता सकते हो, आप अल्डिहाइड्स में बता सकते हो, आप कीटोन्स में बता सकते हो। ठीक है, इन सारी रिएक्शंस में, मतलब जिन रिएक्शंस में अल्कोहल, अल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, मौजूद होते हैं, उन रिएक्शन की स्टेबिलिटीज़ या उन रिएक्शन में सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी का या कुछ भी, वो रिएक्शन फास्ट जाएगी फॉरवर्ड जाएगी, इस बारे में आप अपना कमेंट कर सकते हो। ये होता है हम लोगों का सेकेंड टॉपिक। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक होता है एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के कंपेयर में कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है, यस, हम लोग इस चीज़ को भी किसके थ्रू कंपेयर कर सकते हैं, आप लोगों के इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। बट अभी हम लोग एसिडिक एंड बेसिडिक स्ट्रेंथ की जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसको अभी फिलहाल इस क्लास में आज कवर नहीं करेंगे। हम लोग इस वाले पार्ट को कवर करने के लिए एक अलग से
वीडियो बनाएंगे जब हम लोग सारे के सारे एप्लीकेशंस, सारे के सारे आप लोगों के मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये 3 पॉइंट हो गए स्टेबिलिटीज़ के। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि ये 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन थोड़ी सी पढ़ने को मिलती है इंडक्टिव इफेक्ट की। अब इंडक्टिव इफेक्ट की तुम जब भी एप्लीकेशन पढ़ो, तुम्हें पहले तो ये ग्रुप्स आइडेंटिफाई करते आने चाहिए कि कौन से ग्रुप प्लस आई शो करते हैं और कौन से वाले ग्रुप आप लोगों के माइनस आई शो करते हैं। तो अभी फिलहाल जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि स्टेबिलिटीज ऑफ OH, CHO एंड C डबल बॉन्ड O, स्टेबिलिटीज ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटीज वाला वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे मुझे वर्ड यूज़ करना चाहिए था रिएक्टिविटीज़। ये रिएक्टिविटीज़ को कंपेयर करने के काम आता है। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ में आप अल्काइल हैलाइड मतलब ये RX, अ कार्बन चेन कंटेनिंग आप लोगों का व्हाट, हेलोजेंस, इज नोन एज अल्काइल हैलाइड। तो दीज आर द थ्री एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें हम एक एक करके एप्लीकेशंस को देखते हैं, बट फिलहाल अभी हम लोग ये वाली एप्लीकेशन पढ़ने वाले नहीं हैं। जब हम लोग सारे के सारे एप्लीकेशन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे, तब उसके बाद हम लोग ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेंगे, मतलब ये वाला जो उसका एप्लीकेशन है ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आ जाओ पहले वाले में। सबसे पहला जो हम लोगों के पास टॉपिक है वो ये कि आप लोगों के जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। अब यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, तो इस पे हम लोग बातचीत करेंगे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एप्लीकेशन पार्ट एंड आफ्टर डूइंग द इलस्ट्रेशंस ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी, उसके बाद हम लोग जाएंगे। फिलहाल अभी रिएक्शन इंटरमीडिएट पे नहीं घुस रहा है। तो जितने भी आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, फिलहाल अभी हमारे पास 3 प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। जो पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट है दैट वुड बी आपका कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को आप कंपेयर कर सकते हो प्लस आई माइनस आई या इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। अच्छा, अब समझते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं या फिर कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग को ये समझना होगा कि कार्बोकैटायन आखिर कहते हम किस चीज को है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ कार्बन जिसने आप लोगों के 3 बॉन्ड्स बना के रखे, अब उसने वो जो 3 बॉन्ड्स बनाए, हो सकता है वो हाइड्रोजन के साथ बनाए हो सकता है वो ड्यूटेरियम के साथ बनाए हो सकता है किसी ट्रीटियम के साथ बनाए हो सकता है किसी दूसरे ग्रुप्स के साथ बनाए हो। तो किसके साथ उसने 3 बॉन्ड बनाए वो हमारा टॉपिक नहीं है कंसर्न का, बट 3 बॉन्ड उसने बनाए हैं और उसके पास एक इस तरीके का चौथा p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, जिस p ऑर्बिटल के वैकेंट होने की वजह से उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया है, बोलो, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। और उस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का कार्बोकैटायन कहते हैं। So basically a carbon bearing a positive charge right now in this lecture is known as carbocation। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर्टिकुलर यानी कि आज की क्लास में क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी इंडिकेट कर रहा है। वो ये बता रहा है कि कार्बन देखो मैं भूखा हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, आओ कोई मुझे इलेक्ट्रॉन्स देकर जाओ, समझ रहे हो, आओ कोई मुझे इलेक्ट्रॉन्स देकर जाओ। ये पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आओ कोई मेरे पास और आकर मुझे क्या करके जाओ, इलेक्ट्रॉन्स देकर जाओ। इमेजिन करो किसी एक एटम के ऊपर +1 का चार्ज है। अब अगर तुम चाहते हो कि वो +1 का चार्ज चला जाए, तो तुम उस +1 के चार्ज को हटाने के लिए बताओ क्या करोगे। तुम ये नहीं बोलोगे मैडम आप एक -1 डाल दो तो सच दैट कि +1 -1 मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो यहाँ पे जो ये वर्ड होता है स्टेबिलिटी, ये जो वर्ड होता है स्टेबिलिटी, इस स्टेबिलिटी वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं, हमारे लिए स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है। तो स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम के ऊपर मिनिमम चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मिनिमम चार्ज, उसके ऊपर मिनिमम चार्ज होना चाहिए।
अब वो मिनिमम चार्ज कैसे हो सकता है, या तो कोई उसको उसका अपोजिट चार्ज दे दे, जैसे अगर -1 है, तुम चाहते हो कि वो -1 कम हो जाए, तो कैसे कम होगा माइनस, आप पॉजिटिव डाल दो उसमें थोड़ा सा, तो माइनस कम हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, उस निगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के वाया डिस्पर्स कर सकते हो, डीलोकलाइज कर सकते हो, तो भी नेगेटिव चार्ज फैलने लगेगा, किसी एक पर्टिकुलर एटम पे कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा। ये एक तरीका होता है एटम के ऊपर चार्ज डिक्रीज करने का। तो बेसिकली स्टेबिलिटी का मतलब है अ मिनिमम चार्ज। अब आप उस मिनिमम चार्ज को लाने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप रेजोनेंस के वाया डीलोकलाइजेशन करवा लो, ठीक है, या फिर आप क्या कराओ, उस चार्ज के अपोजिट चार्ज, जैसे अगर किसी के ऊपर -2 का चार्ज है, तो उस -2 के चार्ज को कम करने के लिए आप पॉजिटिव क्वांटिटी दे दो उसके पास, या फिर अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए आप नेगेटिव क्वांटिटी दे दो। तो आप क्या करो, अपोजिट चार्जेस ऐड करवाओ या अपोजिट चार्जेस का सप्लाई करवाओ, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिस्टम में। तो जैसे ही आप अपोजिट चार्जेस की सप्लाई करवाओगे उस पर्टिकुलर सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो पहले से चार्ज है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम। समझ में आ रही बात? तुम्हारे मार्क्स -2 आए है ना, तुम चाहते हो कि वो मार्क्स क्या हो जाए, थोड़े कम, मतलब -2 अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करोगे बताओ, -2 को हटाने के लिए +1 ऐड कर दो। तो जैसे ही तुम -2 में +1 ऐड करोगे वो चार्ज कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हाँ, मैथ्स की नज़र से मत देखना कि -2 मैडम -1 के कंपेयर में छोटा होता है और -1 बड़ा होता है, ये मत सोचना, कंसिडर जस्ट मैग्नीट्यूड। तो आपने चार्ज को कम किया कैसे, आपने अपोजिट चार्ज को सप्लाई करके। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट में हम यही सीखने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशन है इसमें हम यही सीखेंगे। अगर कोई मुझे कह रहा है कि बताओ कार्बोकैटायन मेरे पास है, तो कार्बोकैटायन से आप क्या समझते हो कि कार्बोकैटायन का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, बताओ, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो चीख चीख के बोल रहा है कि कोई आओ मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, कोई आओ मुझे इलेक्ट्रॉन दो। वो चाहता है कि तुम जाओ और जाके उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करो, वो चाहता है, ठीक है, उसको चाहिए कि कोई आए और उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे। तो बेसिकली इमेजिन करो कि आपके पास अभी 2 केस है, केस नंबर 1 और मान लेते हैं आपके पास एक दूसरा केस है, केस नंबर 2। कार्बोकैटायन वाली एक स्पीशीज से मैंने क्या करके रखा है, एक ग्रुप जी अटैच करके रखा है। ये ग्रुप जी एक ऐसा ग्रुप है जो इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का काम कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई मतलब कैसा ग्रुप होगा, वो +I वाला ग्रुप होगा, है ना, +I में तुम्हें जो लेना है ले लो। तो बेसिकली ये जो ग्रुप जी है ये इस कार्बन को ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। अगर वो उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो क्या तुम ये नहीं कह सकते कि धीरे धीरे वो उसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करने की कोशिश कर रहा है, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर किसी भी सिस्टम का चार्ज डिक्रीज हो रहा है चाहे किसी भी तरीके से, तो हम ये कहते हैं कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो जब भी आपके पास एक कार्बोकैटायन होता है तो कार्बोकैटायन में अगर हम लोग उसके आजू बाजू ऐसे ग्रुप लगा दें जो उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी किसकी, आप लोगों के कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के, जिनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन की स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। बट अगर इमेजिन करो कि आपके पास एक कार्बोकैटायन होता और आपने उससे ग्रुप जी लगाया होता जिसका काम है उस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। मतलब बेचारा जो कार्बोकैटायन है, एक तो उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, बेचारा पहले से बहुत गरीब है, उसके बाद बहुत कम पैसे हैं और ऊपर से उसी के घर में चोरी भी हो गई, तो इससे क्या होगा, जो भी उसकी आर्थिक स्थिति है वो क्या हो जाएगी और डामाडोल हो जाएगी, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन और बिगड़ जाएगी।
तो वैसे ही आपके पास एक कार्बोकैटायन था। कार्बोकैटायन जो है उसको आपने एक ऐसे ग्रुप से लगा के रख दिया जो ग्रुप ऑलरेडी उसकी क्या करने की कोशिश कर रहा है, उससे और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। तो वो धीरे धीरे उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करना। तुम इमेजिन करो, मेरे पास एक मेटल M था, मैंने उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके ऊपर +1 आया। मैंने जब उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +2 आया। मतलब जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो आप, या फिर जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन डालते हो, तो इलेक्ट्रॉन निकालने से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यार तुम्हें तो इलेक्ट्रॉन को मतलब चार्ज को कम करने के लिए भेजा था, तुम तो बल्कि चार्ज बढ़ाकर आ गए। तो ऐसे में तुमने यानी कि उस ग्रुप ने उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज नहीं किया, बल्कि उसकी स्टेबिलिटी क्या कर दी? डिक्रीज। तो मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी आपके ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ जो -I ग्रुप होते हैं, उनसे उनकी स्टेबिलिटी बोलो कैसे प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्स। आप एक कार्बोकैटायन के आजू बाजू अगर +I ग्रुप लगाओगे तो कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होगा। मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले आप ग्रुप लगाओगे उसको उतनी खुशी होगी कि हाँ कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अरे वाह कोई मेरी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आपने उसी कार्बोकैटायन के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप क्या करेंगे? उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। इस चीज को रट्टा मत मारना बिल्कुल भी कि अच्छा ये कोई नियम के जैसे इसको रट लिया कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +I के। चीज़ें बहुत ही लॉजिकल हैं, उस चीज़ों को कंसेप्चुअली समझा जा सकता है कि अच्छा पहले से पॉजिटिव था और आपने अगर एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो उसको क्या कर रहा है? और पॉजिटिव बना रहा है। और कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ को और पॉजिटिव कैसे बना सकती है केमिस्ट्री के टर्म्स में? उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करके। तो बेसिकली वो उसके चार्ज को डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज करने का काम कर रही है। सो देयरफॉर आप लोगों का वहां पर बोलो क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है क्या? पानी के लिए ब्रेक चाहिए? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से आप कार्बोकैटायन की क्या कर सकते हो? स्टेबिलिटी के बारे में आप एक रूल बना सकते हो, या फिर आप एक ध्यान में रख सकते हो एक बातचीत। अब सिंपल सी चीज़ है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास एक बहुत ही सिंपल सा मैं क्वेश्चन देती हूँ। 4 लोग मैंने आपको दिए हुए हैं। एक दिया है CH3 पॉजिटिव, एक दिया है CH3CH2 पॉजिटिव, और एक आ गया है आपके पास CH पॉजिटिव। यहाँ पे आपने CH3 लगाया, यहाँ पे आपने CH3 लगाया है, और एक आ गया है आपके पास ये वाला ग्रुप। ठीक है, अच्छा चलो अब बताओ मुझको ज़रा कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करना कि वहाँ पे चार्ज कौन सा है। अब क्योंकि तुम्हें अपनी आंखों से दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चार्ज है वो आपका मतलब चार्ज पॉजिटिव वाला है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अपने आजू बाजू कैसे ग्रुप चाहिए? उसको अपने आजू बाजू इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले ग्रुप चाहिए कि जो उसको इलेक्ट्रॉन दे कि ले भाई तू इलेक्ट्रॉन ले मुझसे। ठीक है, तो अब तुम तो जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिक्स तो आपने पढ़े ही हुए हैं कि ये जो CH3 होते हैं, ये CH3 वाले लोग ये आपके कैसे ग्रुप होते हैं? अल्काइल ग्रुप कहते हैं हम लोग इनको। और ये अल्काइल ग्रुप कैसे नेचर के होते हैं? +I नेचर के होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। ये उस कार्बोकैटायन को कहते हैं कि ले भाई ले, हमसे इलेक्ट्रॉन लेकर जा तू और अपनी डिफिशियंसी को पूरा कर। तो जो एक्सट्रीम राइट में आपके पास फिगर दिया हुआ है, उस एक्सट्रीम राइट वाले मॉलिक्यूल में उस कार्बोकैटायन को देखो तीन अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है इस बेचारे कार्बोकैटायन को कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर रहा। तो कार्बोकैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा सप्लाई किए जाएंगे
वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, उतना ही इंक्रीज करेंगे। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ इनमें सबसे स्टेबल कौन है, तो यहाँ पे हम लोग देखना जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे ही करेंगे, ठीक है। तो ये सब स्टेबिलिटी ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका कुछ इस तरीके से फॉलो होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिग्री मतलब 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री 1 डिग्री एंड आपका 9 डिग्री, ठीक है, आपके मिथाइल कार्बोकैटायन के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि आजू बाजू वाले जो ग्रुप्स लगे हैं वो कैसे लगे हुए हैं आप लोगों के, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे। अब कुछ लोग ना इसको रट लेते हैं कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 2 डिग्री। ऐसा नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आजू बाजू में ग्रुप्स कौन से लगे हुए हैं। अब जैसे मान लेते हैं इसी सेम क्वेश्चन को इस तरीके से टर्न आउट कर दिया जाए, ठीक है। मान लेते हैं मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे में टर्न आउट कर दिया कि आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल तैयार कर दिया। लो, अब मुझको एक बात बताओ कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन होगा। तो क्या तुम ये कहोगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल राइट साइड वाला होगा? नहीं। सबसे जो राइट साइड में मॉलिक्यूल मौजूद है ना, उसपे जो ग्रुप है वो कौन है? फ्लोरीन, ठीक है। ये कौन है वहां पे ग्रुप? फ्लोरीन। फ्लोरीन आप लोगों के क्या करते हैं बताओ? -I वाले ग्रुप हैं। इनका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। वो इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए पैदा हुए हैं। उनका जन्म ही किस लिए हुआ है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के लिए। तो वो क्या करेंगे? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और कार्बन इन टर्न में बाजू वाले कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं कार्बोकैटायन से, और कार्बोकैटायन तो पहले से ही देखो बेचारा भिखारी है, और उससे तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो बेसिकली आप उसकी स्टेबिलिटी को और क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो, है ना। क्योंकि कार्बोकैटायन से अगर इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने से उसकी स्टेबिलिटी बोलो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो आखिरी वाला जो स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिया है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बोलो? विड्रॉ हो रहे हैं। और जो सबसे पहले में स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर आप कह सकते हो, क्योंकि कोई भी फ्लोरीन नहीं है तो वहां पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे हैं या फिर ना के बराबर इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे हैं। तो ये आप लोगों का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। ये ऑर्डर मिलेगा तुमको। तो इस तरीके से रट लेना कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकैटायन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और 9 डिग्री होता है। ऐसा नहीं होता। आपके उस कार्बोकैटायन के आजू बाजू का माहौल कैसा है, सराउंडिंग कैसा है, इस बात पे भी काफी हद तक चीजें क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं कि आप लोगों के कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसी होगी, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसी होगी। अच्छा, अब जैसे एक सवाल इसमें हम लोग और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3 पॉजिटिव, यहाँ पर है CH3, उसके बाद है तुम्हारे पास CH2, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर है Cl, और उसके बाद है फ्लोरीन CH2 और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रोमीन और यहाँ पे CH2 और CH2 पॉजिटिव। मैंने इसको कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D ऐसे मार्क करके तुमको दे दिया। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि मुझको ये बताओ कि स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर क्या होगा। तो पहले तो तुम कार्बोकैटायन के आजू बाजू का माहौल देखो, तो तुम्हें हर कार्बोकैटायन के बाजू में कार्बन 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 दिख रहा है। देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, बट उस कार्बन के बाजू में भी देखो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक डिफरेंस महसूस होगा। फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब ये जो ग्रुप है जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस फील हुआ है, ये ग्रुप उस कार्बोकैटायन से क्या कर रहे होंगे, या इन ग्रुप्स का उस कार्बोकैटायन पे क्या इन्फ्लुएंस होगा। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये खुद कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इनका काम क्या है कि जिस कार्बन पे मैंने वो येलो कलर की अंडरलाइन की है ना, उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना, बराबर। और रिटर्न में जब उस इलेक्ट्रॉन पे डिफिशियंसी क्रिएट होगी तो वो जो बाजू का कार्बोकैटायन है वो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बताओ जाकर। मतलब ये साइकिल चलेगी। फ्लोरीन येलो वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और येलो वाले कार्बन पे जब डिफिशियंसी क्रिएट होगी तो वो कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इन तीनों वाले मॉलिक्यूल को अगर साइड में रखूं और अगर मैं इस पहले मॉलिक्यूल पे फोकस करूं, तो इस पहले मॉलिक्यूल पे एक भी ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब वो बहुत ही सेफ है, वो बहुत ही खुश है कि वाह मेरे पास तो देख भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाली चीज मौजूद नहीं है, मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाली चीज मौजूद नहीं है। और कार्बोकैटायन में जितने कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाली चीजें मौजूद होंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, बोलो, ज्यादा होगी। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए, क्योंकि उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा है। लेकिन बाकी के 3 केसेस है, उन तीनों से तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, ये तो हम सब जानते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के होने की वजह से स्टेबिलिटी में फर्क तो पड़ेगा। तो अब फर्क पड़ेगा मैं ये जानती हूं, लेकिन किसमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, दैट इज आवर पॉइंट। तो अभी आप पहले ये सोचो कि इन तीनों ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन तीनों ग्रुप में किसका माइनस आई, ठीक है, किसका माइनस आई सबसे ज्यादा है। तो ये तुमको याद होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है। तो यानी कि सबसे तेजी से या फिर कह सकते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो वो कौन है, फ्लोरीन है। और फ्लोरीन जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो कार्बोकैटायन को उतना ही अनस्टेबल बनाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इनमें हाईली अनस्टेबल कौन है, तो हाईली अनस्टेबल आपका मॉलिक्यूल सी है। और अगर मैं ये पूछूं कि ब्रोमीन वर्सेस क्लोरीन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर कैसा चलता है कि क्लोरीन वर्सेस ब्रोमीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की ताकत रखता है एज कंपेयर टू बी, और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने से स्टेबिलिटी बोलो क्या होती है, घटती है। तो इसीलिए इसका ऑर्डर कैसा आएगा, ब्रोमीन, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू दैट क्लोरीन 1 क्या होने लगेगी, ज्यादा होने लगेगी। समझ रहे हो ऐसे। तो जब भी आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाए आप ऐसा उसमें नहीं सोच सकते 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, आपको ये भी देखना पड़ता है कि कार्बोकैटायन के आजू बाजू का माहौल कैसा है, आपको उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आंसर में अपना दिमाग लगाना पड़ता है। सो रट्टाफिकेशन इज नॉट अ गुड ऑप्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसे मान लेते हैं ये सवाल मैंने तुम लोगों को दे दिया, ठीक है, ये सवाल आपके पास है CH2 CH3, यहाँ पे आ गया CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और इससे लगा हुआ है F। अब मुझको एक बात बताओ, ऊपर वाले क्वेश्चन से नीचे वाला क्वेश्चन कैसे अलग है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यानी कि हर मॉलिक्यूल में एक नया ग्रुप अटैच कर रही थी। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तीनों ही स्ट्रक्चर में मैंने क्या करके रखा है, सेम ग्रुप लगा के रखा है। ठीक है, यहाँ पे इस पूरे ही तीनों ही मॉलिक्यूल में कैसे हैं आप लोगों के पास, सेम ग्रुप अटैच्ड है। सो फिर डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस ये है कि जो आपका फ्लोरीन है अगर मैं उसकी काउंटिंग करूं तो कार्बोकैटायन से वो सिर्फ एक कार्बन दूर है। अगर मैं सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करूं तो कार्बोकैटायन से 2 कार्बन दूर है। अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर की बात करूं तो फ्लोरीन आपके कार्बोकैटायन से 3 कार्बन दूर है। तो ग्रुप तो सेम है, इवन ग्रुप की क्वांटिटी भी सेम है, ये भी मैं बता दूं, ग्रुप भी सेम है और जो ग्रुप्स की क्वांटिटी है वो भी सेम है ना। अगर मान लेते तुम्हें एक दुश्मन आके तुमसे फाइट कर रहा है और फिर मान लेते 2 लड़के इक्वल स्ट्रेंथ के आगे तुमसे फाइट कर रहे हैं, तो वो लोग तुम पे ज्यादा स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो यार दोनों है भी सेम और उनकी क्वांटिटीज भी सेम है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों को एक दूसरे से विचित्र विभिन्न करता है, तो वो है उनकी पोजीशन। तीनों के तीनों ग्रुप्स माना कि एक है, माना कि उनकी क्वांटिटी सेम है, लेकिन वो सभी के सभी कार्बोकैटायन से डिफरेंट डिस्टेंसेस पे मौजूद है। एक फर्स्ट पोजीशन, एक सेकंड पोजीशन और एक कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, थर्ड। ये नंबरिंग मैंने IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं किया, नहीं तो किसी का डाउट आ सकता मैडम IUPAC के अकॉर्डिंग तो ये 1 होना चाहिए ना। ये मैंने अपने कार्बोकैटायन से वो कितने कार्बन दूर है इस रिस्पेक्ट में मैंने ये नंबरिंग की है।
कुछ ज्यादा ही गर्मी है इस कोविड में। बस अब यही बचा था कि मार्च के महीने में एकदम धुआंधार बारिश बीमारियां फैलाने के लिए। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस आपको बताओ क्या देखने को मिलेगा कि सभी के सभी आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे क्या है मौजूद है कार्बोकैटायंस। और तुम लोगों ने एक चीज़ जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो ये तो मैंने तुम्हें बताया ही था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों का इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर पड़ता जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो जितना कार्बन के पास है वो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स या तो दे रहा होगा या तो खींच रहा होगा। अब क्योंकि फ्लोरीन वाले जो लोग हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले लोगों में से आते हैं। ये कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले लोगों में से आते हैं। तो जो फ्लोरीन है वो कार्बोकैटायन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, और जो सेकंड पोजीशन पे है वो थोड़ा कम क्योंकि डिस्टेंस की वजह से हो गया। और जो थर्ड वाला है वो तो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ये तो आप लोगों का सबसे क्या कर रहा है, लीस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। और हमने तो सीखा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से स्टेबिलिटी घटती है। तो ऑब्वियस है कि सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा रहेगा, आपका फर्स्ट वाला, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए। ठीक है, जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करोगे स्टेबिलिटी उतनी ही बोलो क्या होती जाएगी, आप लोगों की कम होती जाएगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन में आते हैं। जैसे मान लेते हैं तुमको दिया हुआ है CH2, यहाँ पे आ गया NO2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, ये पहला स्ट्रक्चर। फिर CH2 CH2 और ये CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH2 CH2 और CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे लगा दिया हमने OH। अब देखो क्या, सबसे पहले देख लिया करो कार्बोकैटायन की डिग्री। ठीक है, सबसे पहले वही चेक किया करो क्योंकि कार्बोकैटायन की जो डिग्री है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपने चेक किया कार्बोकैटायन की डिग्री को, हाँ देखा, तो कार्बोकैटायन की डिग्री तो सभी केस में 1 है। ओके, क्या आप जो ग्रुप अटैच कर रहे हो क्या वो इक्वल डिस्टेंस पर है क्या, फिर ये चेक किया करो, फिर डिस्टेंस वाला फैक्टर चेक किया करो। ठीक है, अच्छा, तो सभी के सभी ग्रुप्स जो आपने अटैच किए हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पे मौजूद है। उसके बाद आप उन ग्रुप्स की क्वांटिटी चेक किया करो कि क्या सभी एक ही एक ग्रुप लगे हैं कि मोर देन 1 है। तो सभी एक एक है, OH भी एक है, फ्लोरीन भी एक है, NO2 भी एक है। फिर आप आखिरी में चेक किया करो पावर, अब पावर क्या है, पावर यानी कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है किसका कम है। तो तुमने अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर याद किया होगा तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग पता होगा कि फ्लोरीन, OH और नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो तो भैया सबका बाप होता है, बाप। नाइट्रो का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता है। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर अमंग देम, हाई इलेक्ट्रॉन मतलब हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर किस में होती है, आप लोगों के NO2 में होती है। और ये ऑर्डर धीरे 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 क्या होने लगता है, कम होने लगता है एज आप OH को अप्रोच करते हो। तो याद रखना, जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को उतना ही डिक्रीज करेगा। तो ये चीज बताओ कैसी हो जाएगी, ये चीज ऐसी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। तो बस एक तुम लोगों को अपने छोटे से ब्रेन में एक पॉइंट याद रखना है, D, ठीक है, N और यहाँ पे P, DNP रूल इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करते वक्त, जहाँ पे D का मतलब होता है आप लोगों का डिस्टेंस, ठीक है, N का मतलब होता है नंबर और P का मतलब होता है यहाँ पे पावर। मतलब वेन एवर यू डू कंपेयर द इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर जब भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी को अरेंज करना हो तो सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि वो जो ग्रुप्स हैं क्या वो इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद है क्या। अगर वो ग्रुप्स इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज चाहे ग्रुप कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पास में लगा हुआ है किसी क्या कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के, तो उसके पास में लगे होने की वजह से उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी,
भले ही वो किसी दूसरे के कमजोर में कंपेयर में कमजोर ही क्यों ना हो। और सबसे आखिरी में क्या चेक किया जाता है, उनकी पावर चेक की जाती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया डीएनपी। अच्छा, अब उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैं डीएनपी वाली चीज को हम लोग यूज करते हुए, फॉर एग्जाम्पल यू डू हैव CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे CH, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH3। इसको कंपेयर करना है इस गिवन तुम्हें कार्बोकैटायन के साथ। तो सबसे पहले ना तुम डिग्री चेक कर लिया करो कार्बोकैटायन की। ठीक है, अच्छा वैसे डिग्री चेक करके उतना कुछ खास मिलेगा नहीं, बट फिर भी चेक करने की आदत डाल लो, क्योंकि मुझे पता है आगे रिएक्शंस का जब तुम्हें मैकेनिज्म समझाया जाएगा और जब तुम्हें रिंग को एक्सपैंड करना रहेगा या फिर कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग करनी रहेगी, तो तुम लोगों को अगर कार्बोकैटायन की डिग्री देखने की आदत नहीं रहेगी तो तुम वहां पे गलती कर दोगे। इसीलिए कार्बोकैटायन की डिग्री देख ही लिया करो, भले ही हमें उसका कोई यूज नहीं है बट देख लो फिर भी। अच्छा, अब उसके बाद ये देखो कि ग्रुप कितने डिस्टेंस पे लगा है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा है ये फ्लोरीन है, और यहाँ पे जो ग्रुप लगा है वो NO2 है। फ्लोरीन आपके कार्बोकैटायन से फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, और जो NO2 है वो कार्बोकैटायन से कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, ओके वेल। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैंने तुमको ऊपर कहा था कि NO2 क्या होता है, सबका बाप होता है, राइट? तो कई स्टूडेंट्स के अंदर ये फीलिंग आती है कि ये वाली चीज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ऊपर तुमको मैंने क्या बताया, डीएनपी मतलब जो जितने पास होगा, डिस्टेंस जिसका जितना कम होगा कार्बोकैटायन से, उसकी स्टेबिलिटी उतनी, मतलब वो क्या हो जाएगा आप लोगों का उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। भले ही मान लेते हैं वहां पर उसकी जो ताकत है वो रियलिटी में -I की ताकत भले ही उसकी कम हो चलेगा, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे आपका जो फ्लोरीन है, मैं मानती हूँ ताकत वाइज वो NO2 के कंपेयर में बोलो क्या है, कम ताकतवर है। वो NO2 के कंपेयर में कम ताकतवर है, बट वो कार्बोकैटायन से बहुत पास में लगा है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। और NO2 उससे थोड़े डिस्टेंस पे लगा है। NO2 क्या लगा है, उस पर डिस्टेंस पे लगा है। वो भले ही ताकत में उससे क्या है, आप लोगों के ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी जीतेगा कौन, आप लोगों का फ्लोरीन। ये आ जाएगा आपका ऑर्डर। ठीक है, अच्छा अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है CH3CH, मैंने यहाँ पे लगा दिया NO2, यहाँ पे आ गया CH2 पॉजिटिव। फिर यहाँ पे दे दिया है फ्लोरीन CH, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। अब देखो कार्बोकैटायन से कौन किस पोजीशन पे है, यहाँ पे फ्लोरीन सेकेंड पोजीशन पे है, और NO2 कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, सेकेंड। तो NO2 करीब है, लेकिन फ्लोरीन तो दूर है मैडम, बिल्कुल। तो भले ही फ्लोरीन दूर है, और भले ही फ्लोरीन दो भी है क्वांटिटी में, ठीक है, बराबर, भले ही आप लोगों का फ्लोरीन कैसा है, दूर है, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अब डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे जीत जाएगा, डिस्टेंस वाला ऑर्डर ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये आ जाएगा आपका आंसर, डिस्टेंस विंस ओवर नंबर। तो ये वाली जो चीज है डीएनपी, ये तुमको यहाँ पे रूल कैसा है याद रखना है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में इसके अलावा वो तुमसे और कुछ भी नहीं पूछेगा। हाँ, थोड़ी सी एक बेसिक बुद्धि की जरूरत होती है, अगर वो बेसिक बुद्धि नहीं है तो अक्ल का फिर क्या करेंगे। जैसे आपके पास है CH3 पॉजिटिव, आपके पास है CD3 पॉजिटिव, और आपके पास है CT3 पॉजिटिव, जहाँ पे HDT का मतलब आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। तो याद रखना जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा कौन शो करता है, आप लोगों का ट्रीटियम। माना कि उनमें सिर्फ मास का डिफरेंस है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, आप लोगों के ट्रीटियम का। मतलब ट्रीटियम के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो अगर ट्रीटियम के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा। ठीक है, अब इसी सेम कंसेप्ट को यूज करके देखो, वो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे भी बना के पूछ सकता था। जैसे यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे उसने ऊपर में CD3 लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया उसने पॉजिटिव चार्ज, और अब वो तुमसे पूछ रहा है कि बोलो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो तुम्हें याद रखना है कि हाइड्रोजन वर्सेस ड्यूटेरियम
किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब कौन ज़्यादा अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ड्यूटेरियम। वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो बेसिकली कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे रहा है, ड्यूटेरियम दे रहा है। और कार्बोकैटायन को जब भी इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है जो आपको इस बात में क्या करना है, अपने ध्यान में रखना है। सारी चीज़ें देखो बहुत ही सिंपल होती हैं अगर तुम ध्यान लगाकर लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा मारने की कोशिश करोगे कि मैं रट लेता हूँ, तो रटने से काम यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब जैसे एक सवाल तुम्हारे पास और दिया जाए, ये एक अच्छा सवाल है, थोड़ा बाकियों से अलग है। फॉर एग्जाम्पल यू डू हैव CH3CH2 पॉजिटिव, ये मैंने तुमको एक दे दिया। उसके बाद मैंने दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, और अब मैंने दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड आपका C पॉजिटिव। और अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो अब तुम्हारा दिमाग नहीं घूमना चाहिए कि अरे यार इसको कैसे कंपेयर करें, यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं है। भाई यहाँ पे भले ही ग्रुप नहीं है, बट तुझको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दिख तो रहा है ना कि यहाँ पे ये बाबा जी आपके ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड। और अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातचीत करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू डबल एंड सिंगल। अब मुझे एक बात बताओ, एक एटम जिसकी टेंडेंसी क्या है, जिसकी टेंडेंसी है कि मेरे ऊपर क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब एक निगेटिव चीज अपने ऊपर निगेटिव चार्ज रखना पसंद करती है, एक पॉजिटिव चीज अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करती है। अब यहाँ पे ये कार्बन ट्रिपल है, और ट्रिपल यानी कि वो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है। अब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को तुम पॉजिटिव चार्ज पकड़ा के आए हो, तो क्या ये चीज स्टेबल कहलाएगी, क्या नहीं। निगेटिव निगेटिव को बेयर करना पसंद करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को बेयर करना पसंद करेगा। तो इस हिसाब से ये जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, इस बार ये ऐसा होगा। क्यों ये ऑर्डर ऐसा होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को पॉजिटिव रखना अच्छा नहीं लगता। ट्रिपल बॉन्ड को अगर आप मौका दोगे तो ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल रखेगा किसको, लेकिन निगेटिव को, पॉजिटिव को ना भाई ना, पॉजिटिव मैं नहीं रखूंगा क्योंकि वो मेरे क्या कहते हैं उसको, प्रतिष्ठा के खिलाफ है, समथिंग एंड ऑल, ठीक है। ये होता है आप लोगों का इंडक्टिव इफेक्ट। अभी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन से हमने क्या सीखा, कार्बोकैटायन की हमने स्टेबिलिटी सीखी, ठीक है। अच्छा, अब बाकी स्टेबिलिटी तुम्हें ईजी आएंगी, बस इसमें एक नोट तुम्हें एक और अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको मैं आगे जाके समझा कर दूंगी, बट ये उतना डिटेल में समझना फिलहाल आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बट इस रूल को याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो ब्रिज हेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आपके पास जो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इन बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, मैं किसकी बात कर रही हूँ, बाइसाइक्लो। अब बाइसाइक्लो क्या होते हैं, ये हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर में सीखा है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग बाइसाइक्लो कंपाउंड में क्या होती हैं, ब्रिज हेड पोजीशंस होती हैं, बराबर। अच्छा, तो आपके पास बाइसाइक्लो कंपाउंड में जो ब्रिज हेड पोजीशंस होंगी, उन ब्रिज हेड पोजीशंस को लेकर तुम्हें एक रूल हमेशा याद रखना है, बल्कि डेंजर रूल याद रखना है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल, ठीक है, और या फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड नेवर एग्जिस्ट, यहाँ पे कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। ये इस साल मेंस में आया है सवाल, डायरेक्टली इस तरीके से नहीं आया था। अभी जो मार्च में मेंस का एग्जाम हुआ उसमें ये चीज पूछी गई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो उसमें से एक जो आपका क्लोरीन एटम था वो ब्रिजेट पोजीशन पे लगा हुआ था, तो वो ब्रिजेट पोजीशन पे लगा हुआ क्लोरीन एटम जब जाता तो ब्रिजेट पोजीशन पे कार्बोकैटायन बनता, और अगर ब्रिजेट पोजीशन पे कार्बोकैटायन बनता तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। दिस इज नोन एज ब्रेड्स रूल। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका रीजन अभी हम लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि फिलहाल अभी हम लोगों ने ब्रेड्स रूल को पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य अभी इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस को पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल बस मैं एक छोटे से रीजन में लिखवा देती हूँ कि एंगल स्ट्रेन नामक एक होता है आपका टॉपिक, उसके रीजंस की वजह से आप लोगों का जो कार्बोकैटायन है उन पर्टिकुलर पोजिशंस पे एग्जिस्ट
नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको ये एक पर्टिकुलर रिंग दी और इस रिंग में मैंने तुमको बोला कि लो यहाँ पे भैया कार्बोकैटायन, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में कार्बोकैटायन जिस पोजीशन पे मौजूद है दिस इज अ ब्रिज हेड पोजीशन। ठीक है, ये कैसी पोजीशन है? ब्रिज हेड पोजीशन है, ये हाईली अनस्टेबल है। अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपको 3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऐसे पकड़ा देगा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ए दे देगा, उसके बाद बी के नाम पर तुमको मान लेते हैं मैंने यही सेम मॉलिक्यूल यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अच्छा सी वाला मॉलिक्यूल आपको इस तरीके से दे देगा। तो इसमें सुनो, एक स्टूडेंट से गलती कहाँ होती है? वो गलती यहाँ पे क्या करता है, उसका दिमाग तुरंत चलता है डिग्री निकालने के लिए। ठीक है, कार्बोकैटायन देखते बराबर वो फटफट फटफट क्या निकालता है? डिग्री निकालता है। सुनो, जब वो डिग्री निकालता है तो वो ये देखता है कि ये वाला जो कार्बन है और कितने कार्बन से जुड़ा है? 2, लेफ्ट राइट, तो वो कहता है ये 2 डिग्री। फिर वो ये कहता है कि ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? वो कहता है 1 डिग्री। फिर वो ये कहता है कि ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? वो कहता है 3 डिग्री। और कहता है कि ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? वो कहता है 3 डिग्री। तो उसके दिमाग में एक अंदर ही अंदर एक खिचड़ी पकती है कि इस कार्बोकैटायन के आजू बाजू कौन से ग्रुप मौजूद हैं। तो देखता है कि इस कार्बोकैटायन के आजू बाजू, तो आप लोगों का बोलो कौन से ग्रुप मौजूद है? इसके आजू बाजू, तो आप लोगों के कौन से ग्रुप मौजूद है? इसके आजू बाजू आप लोगों के कौन से ग्रुप मौजूद है? इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप मौजूद है। तो वो ये कहता है अरे वाह, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप मौजूद है, तो जितनी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अरे मूर्ख प्राणियों, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मैं बिल्कुल मानती हूँ, सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें मैं मानती हूँ डी होगा, लेकिन सबसे लीस्ट स्टेबल यहाँ पे सी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे सबसे लीस्ट स्टेबल जो होगा वो आपका बी होगा, क्योंकि बी में आप लोगों का जो कार्बोकैटायन है वो कौन सी पोजीशन पे मौजूद है? ब्रिज हेड पोजीशन पे मौजूद है। इवन आगे तुम लोगों को जब तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे, कई क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना, कभी भी अगर किसी भी ग्रुप को निकालकर अगर मान लेते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या बन रहा है आप लोगों का, क्या बन रहा है आप लोगों का, एक कार्बोकैटायन बन रहा है और वो भी ब्रिज हेड पोजीशन पर, तो वो कार्बोकैटायन बहुत ही अनस्टेबल होगा, तो यूजुअली रिएक्शंस उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इन कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ तो ग्रुप प्रूफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई ग्रुप हमें आजू बाजू दिख भी नहीं रहे। यहाँ पे आप सिंपली क्या देखो, डिग्री, ये 2 डिग्री और ये वाला कितना डिग्री? 3 डिग्री। कार्बोकैटायन कौन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं? 3 डिग्री वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आजू बाजू आपको एज सच कोई फ्लोरीन, नाइट्रो, OH इस टाइप के अगर आपको ग्रुप्स नहीं दिख रहे हैं तो, क्योंकि आजू बाजू फिर कौन है आप लोगों के? सिर्फ कार्बन ही कार्बन है। और कार्बन ही कार्बन वाले लोगों का क्या काम होता है बोलो? इन लोगों का काम होता है क्या करने का? आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स को देने का। ठीक है, बराबर याद रखना। ठीक है, क्या करोगे? ये उनका काम होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, ये NO2 ना एक्चुअल में मुझे यहाँ लगाना चाहिए था। अभी तुम में से किसी का मैसेज आता, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले खुद ही करेक्ट कर लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये पूरी प्रवचन थे कार्बोकैटायन को लेकर। अब मैं सेकंड वाले पार्ट में मूव करती हूँ। सेकंड वाला पार्ट है आप लोगों का स्टेबिलिटी किसकी? फ्री रेडिकल्स की। बट फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को लेकर मुझे तुम लोगों को ज़्यादा प्रवचन नहीं देने हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन से किस तरीके से अलग है। कार्बोकैटायन में वो 3 ग्रुप्स के साथ अटैच्ड होता है और उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। फ्री रेडिकल में सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क होता है कि उस वैकेंट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स के बदले में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जो रूल्स हम लोग किसके लिए लगाते थे? कार्बोकैटायन के लिए लगाते थे, वो सारे के सारे रूल्स आप लोग किसके लिए लगा सकते हो? फ्री रेडिकल्स के लिए लगा सकते हो। ठीक है, ऑल रूल्स ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी आर एप्लीकेबल फॉर फ्री रेडिकल्स। वो सभी के सभी किसके लिए एप्लीकेबल है? आप लोगों के फ्री रेडिकल्स के लिए मौजूद है। ठीक है, यानी कि अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप से बढ़ती है
तो फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप से बढ़ेगी। अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन लेने यानी कि खींचने वाले ग्रुप से डिक्रीज होती है तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी वैसे ही डिक्रीज होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस करने की नीड नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, मान लेते हैं मैंने आपके सामने ये रिंग दे दी, यहाँ पे हम लोगों ने फ्री रेडिकल क्रिएट करके रखा है। ये NO2 ग्रुप है, यहाँ पर आपके पास CH2 डॉट और यहाँ पर मान लेते हैं NO2, फिर उसके बाद यहाँ पर तुम लोगों के पास CH2 डॉट और यहाँ पे NO2। अब मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि ABC में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो देखो, पहले तो आप पहचानो कि आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट मेरे पास यहाँ पर है फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल के आजू बाजू ग्रुप कौन से हैं, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो ग्रुप कौन है, NO2, और NO2 एक -I ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा, तो -I ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचना। तो जैसे कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन खींचने पर उसकी स्टेबिलिटी घट जाती थी, तो फ्री रेडिकल से भी अगर आप इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो उनकी भी स्टेबिलिटी घट जाएगी। पहले वाले स्ट्रक्चर में NO2 फ्री रेडिकल के बहुत ही पास में है, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा दूर है, और तीसरे वाले स्ट्रक्चर में बहुत दूर है। एज यू नो कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाती है, घट जाती है। डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाती है, घट जाती है। सो देयरफॉर आखिरी वाले मॉलिक्यूल में माना कि NO2 है, लेकिन NO2 में अब उतनी ताकत नहीं बचेगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, तो वो वहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा कंपैरेटिवली, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उसके अदर लोगों के। ठीक है, ये इस तरीके से ये है आप लोगों का हिसाब किताब। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है ना, NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा स्टेबिलिटी को, उतना ही क्या होगा बोलो, नुकसान पहुंचेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। जैसे आपके पास है CH3 डॉट और CH3, एक है आपके पास Br CH2 डॉट और यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl, फिर यहाँ पे CH2 डॉट और यहाँ पे CH2, यहाँ पे फ्लोरीन CH2 डॉट और यहाँ पे CH2। बताओ सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको कौन स्टेबल मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या देखकर बताओ कि फ्री रेडिकल के आजू बाजू का माहौल ऐसा है। तो फ्री रेडिकल के बाजू में यहाँ ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल अगर कोई होगा तो वो कौन होगा, डी से ज्यादा स्टेबल कौन होगा आप लोगों का, सी, और सी से ज्यादा स्टेबल बी, और बी से ज्यादा स्टेबल ए, क्योंकि ए के आजू बाजू में तो कोई ग्रुप ही नहीं है। ठीक है, वो तो अपना मस्त इंसान है, उसके आजू बाजू कोई ग्रुप नहीं है। तो इस हिसाब से आपको चेक करना रहता है फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी। तो जो जो रूल्स आपने एप्लीकेबल किए हैं, अप्लाई किए हैं किस चीज पर, कार्बोकेटाइन पे, वही सारे रूल्स आप लोगों के यहाँ पर किस में एप्लीकेबल होंगे, आप लोगों के व्हाट, आपके फ्री रेडिकल्स के केस में। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी। पहले तो समझते हैं कि कार्ब अनायन हम किस बला को कहते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों के पास क्या होगा कार्ब अनायन में, ऑब्वियसली कार्बन होगा, वो 3 ग्रुप्स उसके पास भी जुड़े हुए रहेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्ब अनायन में होगा कैसे, आपका कार्बन जो है राइट नाउ हम लोग बस इतना ही सीखेंगे कि वहां पे निगेटिव चार्ज बियर कर रहा है। अगर कार्ब अनायन में आपका जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर में निगेटिव चार्ज अगर मौजूद है, तो निगेटिव चार्ज से क्या शिक्षा मिलती है कि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो चीज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ठीक है, डू नॉट नीड मोर इलेक्ट्रॉन्स, उसको और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसको और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी अगर मान के चलते हैं केस 1 के अकॉर्डिंग, आपने उस कार्बन आयन से एक ऐसा ग्रुप लगा दिया है जो जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है कि ले भाई ले, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले,
यानी कि प्लस आई वाला आपने ग्रुप लगा के रखा है, तो जो चीज पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच है आप उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हो, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, प्लस आई ग्रुप लगाने से आप उसका निगेटिव चार्ज क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। और जब जब हम निगेटिव चार्ज इंक्रीज करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी, मतलब जब जब निगेटिव चार्ज इंक्रीज करते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए जब जब हम चार्ज इंक्रीज करते हैं। पिछले केस में हम पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहे थे, इस केस में हम निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बोलो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि कार्ब अनायन के केस में जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, प्लस आई ग्रुप से। यानी कि कार्ब अनायन में क्योंकि वो पहले से इतना रिच है तो उसको और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आप उसके आजू बाजू ऐसे ग्रुप लगा देते हो जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं तो वो उसकी स्टेबिलिटी को घटाते हैं। और केस नंबर 2 में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करते हो, सॉरी आप एक ऐसा ग्रुप लगा रहे हो जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, जो माइनस आई है। यानी कि क्या, मेरे पास बहुत पैसे थे और तुमने मेरे से पैसे लेना शुरू किया, मतलब मेरा बैंक बैलेंस धीरे धीरे तुम क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, मेरे ऊपर का नेगेटिव चार्ज तुम क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो माइनस आई ग्रुप यहाँ पे क्या करते हैं, आपके जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको डिक्रीज करते हैं, और जो चीज चार्ज को डिक्रीज करती है वो इनडायरेक्टली स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोगों का जो कार्ब अनायन होता है उस कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई ग्रुप के। जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप रहेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से निगेटिव चार्ज कम हो रहा है। बस सेम यही लॉजिक लगाओ और इसी लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दो दाएं से। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर मैंने CH2 नेगेटिव लगाया है, जिसको देख के समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा वाला है आपका, 1 मिनट, ये बार बार रिंग नहीं बनानी पड़े, ठीक है, देख के ही समझ में आ रहा है कि हाँ ये निगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज है। तो अगर ये निगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज है इसका मतलब ये कि यहाँ पर आप लोगों को क्या है, कार्ब अनायन का कंसेप्ट लगाना है। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप लगाकर तुमको दिए, ठीक है। अब कार्ब अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है, कार्ब अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल तब होता है जब उससे जुड़े हुए ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स खींचने में बहुत ताकतवर हो। अभी मैंने 3 ग्रुप लगाए हैं, साइनाइड COOH और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। तुम्हें माइनस आई का ना वो ऑर्डर याद होना चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में और साइनाइड वाले ग्रुप में आपका जो साइनाइड वाला ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू COH। तो ये होगा आप लोगों के स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर सकेगा उस निगेटिव चीज से वो इनडायरेक्टली उसकी स्टेबिलिटी को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। अब मान लेते इसमें एक और फैंटास्टिक सवाल है तुम लोगों के पास, ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास अगेन वही हमने 3 रिंग्स बनाई है, बट उन 3 रिंग्स में यहाँ पे मैंने ग्रुप लगा दिया NF3 पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने लगा दिया NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे मैंने लगा दिया NR3 पॉजिटिव। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि NF3 NH3 NR3 इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को, मतलब याद नहीं रहता, कंफ्यूजन होने लाइक केस कुछ है नहीं। अब तुमसे कोई पूछेगा अमंग ऑल दिस 3 ग्रुप सबसे इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच सकता है, तो सबसे अच्छे तरीके से ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है आपका A फॉर एप्पल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकता है इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियस है कि ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे होती है लोगों से गड़बड़, उनको लगता है कि R ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, और H यानी कि ना तो भाई वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ऑर्डर को सेट कर देते हैं ABC। ये आप लोगों का इनकरेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। अगर मैं माइनस आई के रिस्पेक्ट में बात करूं, ठीक है, तो ऐसा तो सोचना ही मत, ठीक है, ऐसा तो सोचना ही मत कि आप लोगों के पास जो NH3 वर्सेस आप लोगों का जो NR3 है, उस NH3 वर्सेस NR3 में आप लोग क्या करोगे, NH3 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दोगे एज कंपेयर टू NR3,
ठीक है, आप लोगों यहाँ पे यही इकलौती मिस्टेक है जो सबसे ज़्यादा होती है स्टूडेंट से, यही वो इकलौती मिस्टेक है कि जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बातचीत करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट की बातचीत में वो लोग क्या करते हैं, NR3 को समझते हैं कि वो माइनस आई नहीं करता है बल्कि वो प्लस आई करता है। यही मिस्टेक है। ये NR3 का जो माइनस आई इफेक्ट होता है ना, माइनस आई इफेक्ट ऑफ आप लोगों का व्हाट NR3, ये ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, NH3 पॉजिटिव के कंपेयर में। सो इसका जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो ACB आएगा। दिस वुड बी द मिस्टेक जो आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकी तो क्वेश्चंस बदलते जाएंगे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो निगेटिव क्वांटिटी है वो निगेटिव क्वांटिटी अगर आप कम कर पा रहे हो किसी भी रीजंस की वजह से, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप निगेटिव क्वांटिटी को डिक्रीज नहीं कर पाए, नेगेटिव चार्ज को अगर आप डिक्रीज नहीं कर पाए, तो आप उसकी स्टेबिलिटी में फिर किसी भी तरीके से हेल्पफुल नहीं हो। अब जैसे वही सेम सवाल जो मैंने ऊपर दिया था, बट इस बार पॉजिटिव हटाकर मैं यहाँ पर क्या लगा देती हूँ, निगेटिव। अब मुझको बताओ कि यहाँ पे सबसे स्टेबल स्पीशीज कौन सी होगी। तो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ अमंग ऑल दिस 3 टाइप ऑफ बॉन्ड आप लोगों का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लाइक नेगेटिव चार्ज ओवर देम। ठीक है, उनको खुद के ऊपर क्या अच्छा लगता है, नेगेटिव चार्ज रखना उनको अपने ऊपर क्या लगता है, अच्छा लगता है। दे लव नेगेटिव चार्ज ओवर देम। तो ऐसे में बोलो क्या होगा, आपके जो ट्रिपल बॉन्ड है वो तो निगेटिव स्पीशीज है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है और उस पर निगेटिव चार्ज भी है, तो उसको अच्छा लग रहा है। और ये जो आपकी सिंगल बॉन्ड है ये आपकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है। और क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, इसको अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे ऊपर हाई नेगेटिव चार्ज आ गया, बट अब आ तो गया है, कर क्या सकते हैं। इसीलिए ये आप लोगों का लीस्ट स्टेट मतलब क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम कि सबसे कम, जो भी बोलना चाहते हो बोल देना। तो इस तरीके से तुम लोग कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल्स और आपके साथ ही साथ में कार्ब अनायन, इन लोगों की क्या चेक कर सकते हो, स्टेबिलिटीज चेक कर सकते हो। बट स्टेबिलिटीज को चेक करने के अलावा जो इंडक्टिव इफेक्ट की सेकेंड एप्लीकेशन होती है वो होती है रिएक्टिविटी को लेकर। ये रिएक्टिविटी के ऊपर भी कमेंट करता है। वैसे तो जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब आप इस चीज को ज्यादा डिटेल में समझोगे, बट अभी अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए तो उस वक्त तुम्हारे लिए पढ़ाई कर पाना ज्यादा आसान होगा। तुम्हें लगेगा कि अरे वाह, मैं तो रिपीट चीजें पढ़ रहा हूँ, राइट, क्योंकि ऐसा लगता है कि रिपीटेशन हो रहा है, बट बेसिकली रिपीटेशन नहीं होता है, बेसिक्स रहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या याद रखनी है आपको चीजें। पहला, सबसे कॉमन चीज होती है रिएक्टिविटी, किसकी कंपेयर की जाती है, अल्डिहाइड्स वर्सेस कीटोन्स की। अब ध्यान से हम लोग सीखेंगे अल्डिहाइड वर्सेस कीटोन्स की रिएक्टिविटी के मामले को। सिंस यू नो कि अल्डिहाइड्स क्या होते हैं, तो एक काम करो, मैं 3 केसेस ले रही हूं। एक मैं ले रही हूं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब C+OH, ये तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा, बट लेफ्ट में भी मेरे पास एक H रहेगा। इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर मैं इसके IUPAC नेम पे जाऊं तो इसका IUPAC नेम होता है मिथेनल। ठीक है, एक मैंने कोई सा भी अल्डिहाइड ले लिया, रैंडम अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड है मुझे उस पर फोकस नहीं करना है, बट रैंडम अल्डिहाइड। और एक मैंने ले लिया है आप लोगों का कीटोन। अब बस एक बात का ध्यान रखना कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपका ये कार्बोनिल ग्रुप, ये जो C+O दिख रहा है ना, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस C+O में पूरी दुनिया जानती है कि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, सो ऑन कीटोन्स में भी। ठीक है, इससे तो लेकर तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। अब आगे, अब होता कैसे है, मैंने बाहर से एक रिएजेंट भेजा अटैक करने के लिए।
मैंने बाहर से एक रिएजेंट भेजा अटैक करने के लिए। अब मैं जिस रिएजेंट को भेज रही हूं वो एक निगेटिव रिएजेंट है। मैं एक स्पीशीज भेज रही हूं अटैक करने के लिए, और जिस स्पीशीज को मैं भेज रही हूं अटैक करने के लिए वो एक निगेटिव रिएजेंट है। तो ऑब्वियस है कि ये निगेटिव रिएजेंट की टेंडेंसी रहेगी कि वो पॉजिटिव पे अटैक करे, इस निगेटिव रिएजेंट की टेंडेंसी रहेगी कि वो पॉजिटिव पे अटैक करे, इस निगेटिव रिएजेंट की टेंडेंसी रहेगी कि वो पॉजिटिव पे अटैक करे। बट किस पॉजिटिव पे वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, कहां पे उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, किसके साथ तो जल्दी से रिएक्ट करके फटाफट फटाफट प्रोडक्ट बना लेगा। तो याद रखना, निगेटिव क्या ढूंढ रहा है, एक पॉजिटिव ढूंढ रहा है ना। अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर्स, मेल अट्रैक्ट फीमेल्स, नॉर्थ अट्रैक्ट साउथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही पॉजिटिव अट्रैक्ट निगेटिव। अभी मैडम तीनों ही केसेस है पॉजिटिव है, बट इमेजिन करो तुम्हारे पास एक निगेटिव क्वांटिटी है, निगेटिव क्वांटिटी को ऑप्शन दिया जाए कि तू +1 के पास जाएगा कि तू +2 के पास जाएगा, तो वो बोलेगा मैं +2 के पास जाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा पॉजिटिव है, और ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से वहां पे उसके और मेरे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो वो उसके तरफ चला जाएगा। तो ऐसे में तुम खुद अपना छोटा सा भेजा लगाओ और खुद सोचो। मैंने जो पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है फॉर्मल्डिहाइड, इस फॉर्मल्डिहाइड में आपका जो कार्बन है उस कार्बन पे पॉजिटिव तो दिख रहा है तुमको, कीटोन और अल्डिहाइड में भी दिख रहा है, लेकिन उसके आजू बाजू में जो ये ग्रुप्स अटैच्ड है ना, H और ये H, ये जो R और ये R, ये ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट केस में तो हाइड्रोजन लगाए, हाइड्रोजन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करता है, लेकिन सेकेंड केस में ये जो R है, R यानी कि अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन की चेन, कार्बन की चेन यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे सप्लाई कर रहा है। और कीटोन्स के केस में तो वो और इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है। और अभी अभी हमने सीखा कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, किसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करोगे, कार्बोकैटायन को, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने से उसके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो वो जो अटैक करने के लिए जो निगेटिव रिएजेंट आ रहा है वो उनके पास, या आप कह सकते हो बहुत स्लो आएगा या एट द एंड में आएगा। तो ऐसे में कोई तुमसे पूछेगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर अल्डिहाइड्स की होती है, और फिर कीटोन्स की होती है। क्यों ऐसा, क्योंकि अल्डिहाइड्स में सिर्फ एक ही ग्रुप है जो बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहा है, और कीटोन्स में आजू बाजू से दो दो ग्रुप्स हैं जो उसको पॉजिटिव चार्ज दे देकर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे देकर उसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। दोनों तरफ से लगे पड़े हैं उसको पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये एक मैंने जस्ट बेसिक ऊपर से आइडिया दे दिया है। इससे रिलेटेड ज्यादा बातचीत हम लोग आपके अल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में करते हैं, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही फेमस रिएक्शंस पढ़ते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनीज़ारो रिएक्शन, राइट। तो उस टाइप और भी बहुत सारी होती हैं, उस टाइप की रिएक्शंस में ये टॉपिक हमारा एक बहुत अच्छा डिस्कशन पॉइंट होता है। बट राइट नाउ हम लोग अभी फिलहाल इसके डिस्कशन पॉइंट में नहीं घुस रहे, बट फिर भी जीओसी के नाम पे कम से कम तुमको इतना तो आना चाहिए कि हाँ, कि अगर अल्डिहाइड कीटोन दिए हैं तो फिर भी जनरल ऑर्डर में अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी, कीटोन्स के कंपेयर में ज्यादा होगी। कब, जब आपका एक निगेटिव रिएजेंट आ रहा है, क्योंकि निगेटिव रिएजेंट ही पॉजिटिव सेंटर के प्रति क्या हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, ये एक पॉइंट तुमको याद होना चाहिए। सेकेंड थिंग जो यहाँ से तुम लोगों से पूछी जा सकती है, वो सेकेंड थिंग तुमसे पूछी जा सकती है अल्काइल हैलाइड्स को लेकर। अल्काइल हैलाइड्स यानी कि कार्बन चेन जिनमें हेलोजन मौजूद है। तो होता क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोगों के पास एक अल्काइल हैलाइड है, लेट्स से आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है RX, इस RX में मैंने AgNO3 डाला तो आपके पास PPT बनेगी AgCl की। तुम तो जानते हो AgCl PPT बनाता है। अब तुमसे ये पूछेगा किसमें प्रेसिपिटेशन बहुत तेजी से होगा, बहुत फास्ट होगा, मतलब
RX और AgNO3 को मिक्स किया और मिक्स करते बराबर फटाफट प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन मेरा तुम लोगों से ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिपिटेशन इज वेरी क्विक, ठीक है, प्रेसिपिटेशन इज वेरी फास्ट, आपका प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा कहां पर होगा। ये आपसे सवाल अल्काइल हैलाइड्स में यूजुअली पूछा जाता है। तो अल्काइल हैलाइड्स में भी हम यूजुअली जिन कंपाउंड्स के साथ डील करते हैं ना, वो कंपाउंड क्या करते हैं, आप लोगों के क्या करते हैं बताओ, वो कंपाउंड्स आप लोगों के क्या करते हैं, कार्बोकैटायन बनाते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं मेरे पास ये दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि बताओ इसमें मैंने AgNO3 डाला और ऑब्वियस है कि मुझे यहाँ पे पीपीटी मिली होगी, इस रिएक्शन का रेट R1 है, मैंने इसमें भी AgNO3 डाला, इस रिएक्शन का रेट मेरे पास R2 है, तो R1 R2 के बीच में क्या रिलेशन है, R1 ग्रेटर देन R2 कि R2 ग्रेटर देन R1 कि R1 इक्वल टू R2 कि कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ये ऐसे मैंने आपको 4 ऑप्शन करके दे दिए। तो ऐसे केस में बोलो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, रेट तो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्ट है, हम कैसे बताएं। तो तुम्हें कोई रेट की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने को नहीं कह रहा है, तुम्हें जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन करनी है कि किसकी वैल्यू कम होगी और किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बस बात खत्म। तो याद रखना, आप Cl को ब्रेक डाउन करो, आप जब इस Cl को ब्रेक डाउन करोगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा R3C पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा RCH2 पॉजिटिव। तो बेसिकली ये एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, और ये आप लोगों के पास कैसा डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन आप लोगों का मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। और याद रखना, कार्बोकैटायन आप लोगों का जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को दे दिया इस तरीके से बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में काम करते हैं हम लोग ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया Cl, मैंने कहा कि इसमें डालो AgNO3 और मुझे बताओ प्रोडक्ट बनेगा क्या। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे दे दिया एक बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग से लगा दिया CH2 Cl और मैंने बताया बताओ यहाँ प्रोडक्ट बनेगा क्या, AgNO3। तो नीचे में सभी लोग खुशी खुशी लिख देंगे कि हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ऊपर के केस में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इमेजिन करो, अगर मैं उस Cl को रिमूव कर देती हूँ तो Cl को रिमूव कर देने के बाद आप लोगों के पास जो चीज़ बचती है वो क्या बचती है, ये एक रिंग, मतलब रिंग में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, और अगर मैं यहाँ से Cl मतलब रिमूव कर देती हूँ तो आपके पास जो चीज़ बचती है वो क्या बचती है, आपके पास एक ये रिंग और रिंग में यहाँ पे CH2 और उस CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अभी अभी तुमको मैंने ऊपर बताया है कि कौन सा वाला कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज कौन रखना पसंद करेगा, ये डबल बॉन्ड अपने पे पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रखना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसीलिए उसको पॉजिटिव चार्ज रखना अच्छा है। तो ये अपने पे पॉजिटिव चार्ज रखेगा भी और आगे रिएक्ट भी कराएगा, ये स्टेबल है, ये आप लोगों का स्टेबल है। और ये कार्बोकैटायन आप लोगों का कैसा है, अनस्टेबल है। जब भी बेंजीन रिंग पे कार्बोकैटायन बने तो वो हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऐसे केस में बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा है। और जब जब डबल बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज बियर करना पड़ता है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज मतलब निगेटिव को रखने की है। और आप उसको गधे के जैसे क्या कर रहे हो, आप उसको गधे के जैसे क्या कर रहे हो, आप उसको एक पॉजिटिव स्पीशीज दे रहे हो। तो अल्काइल हैलाइड के टर्म्स में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन रिएक्टिविटी में फ्रेम किया जाता है अल्कोहल्स के टर्म्स में। इन सारी रिएक्शंस को हम लोग वापस से सीखेंगे, बट सिंस हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको ये सारी रिएक्शंस के बारे में बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो अल्कोहल्स पूरी दुनिया को पता है क्या होते हैं, ROH। अल्कोहल्स में 2 टाइप्स की देखो आपको रिएक्शंस देखने को मिलती हैं।
सबसे पहले आपको वो रिएक्शंस देखने को मिलती हैं जिनमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है और आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनता है RO नेगेटिव और साथ में दूसरा बाय प्रोडक्ट बनता है लेट्स से H पॉजिटिव। और आपको एक वो रिएक्शंस अल्कोहल्स में देखने को मिलती हैं जहां पे R और O के बीच का मतलब बॉन्ड टूट रहा है, और अगर R और O के बीच का बॉन्ड टूटता है तो आपको एक तरफ मिलता है OH निगेटिव और दूसरी तरफ मिलता है R पॉजिटिव। R मतलब कार्बन की चेन, कार्बन की चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकैटायन। और अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ कि कौन सी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब जब किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन की जो रिएक्टिविटी होती है कार्बोकैटायन की, वो ये ऑर्डर फॉलो करती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल जब टूटेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, जब 2 डिग्री अल्कोहल टूटेगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के कंपेयर में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी भी चीज के साथ। तो जब भी किसी भी रिएक्शन में, जरूरी नहीं अल्कोहल्स, जरूरी नहीं अल्काइल हैलाइड, किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी उसकी डिग्री पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा उसकी डिग्री होगी उसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जो मैंने फर्स्ट केस लिया था, फर्स्ट केस में तो कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है, तो यहां पे रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर फॉलो होता है फिलहाल मैं तुम्हें यहां बता देती हूं कि इस केस में रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर फॉलो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जा सकता है, सुन लो। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन को नहीं सुनना है तो बट फिर भी ये ऑर्डर याद रखना कि अगर आपने ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं जिनमें ये बॉन्ड टूट रहा है तो ये जब जब ये बॉन्ड टूटता है तो रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसका रीजन हम समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, और उसके बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस को यहां पर ओवर करेंगे। ठीक है, अब देखो हुआ ऐसा, बात कुछ ऐसी है कि आप लोगों ने RO निगेटिव बन रहा है आपका। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं मेरे पास 3 केसेस हैं। एक है आपका कार्बन, इस कार्बन से कनेक्टेड है एक R, बाकी यहाँ पे आप लोगों का H है और इससे कनेक्टेड है O निगेटिव, ये एक केस है। उसके बाद मेरे पास है R, इससे कनेक्टेड है C, यहाँ से कनेक्टेड है R', यहाँ पे एक H और यहाँ पे O निगेटिव। और तीसरा केस मेरे पास क्या है, कार्बन, यहाँ पे R', यहाँ पे R, यहाँ पे R', यहाँ पे O निगेटिव। समझ रहे हो? अच्छा, अब होता कैसा है कि हम जानते हैं O निगेटिव जो है +I ग्रुप है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स देने की। तो इसके अंदर बहुत इच्छा है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स उस बाजू वाले कार्बन को दूं, बट बाजू वाला कार्बन ऑलरेडी नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑलरेडी वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस R से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, यानी कि उस कार्बन के ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिकॉज ऑफ R। सेकेंड वाले केस में उस कार्बन के ऊपर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिकॉज ऑफ 2 R, और तीसरे वाले केस में तो उसके ऊपर और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिकॉज ऑफ 3 R। अब मुझे एक बात बताओ कि आखिरी वाले केस में जब उस कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से तुम्हें नहीं लगता कि ये जो O निगेटिव है, ये O निगेटिव जब अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरह सप्लाई करने की कोशिश करेगा तो उसकी सप्लाई को एक क्या मिलेगा, क्या कहते हैं उसको, रेस्ट्रिक्शन, मतलब रेस्ट्रिक्ट फील होगा, उसको रिस्ट्रिक्टेड फील होगा। क्यों उसको रेस्ट्रिक्टेड फील होगा? उसको पूरी फीलिंग आएगी यार उस पर तो पहले से इतना सारा निगेटिव चार्ज बैठा है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन दूंगा तो निगेटिव का रिपल्शन। यानी कि नीचे वाले केस में, यानी कि 3 डिग्री के केस में, क्योंकि वो कार्बन पहले से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर रखा हुआ रहता है, तो ऐसे केस में जब उसको इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ से मिलना चाहते हैं, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो वो नहीं लेना चाहता, उसकी लेने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, बोलता नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन फर्स्ट वाले केस में क्योंकि उस कार्बन को सिर्फ एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं,
तो मैं ये नहीं कह रही कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेकिन उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है आप लोगों की नीचे वाले केसेस के कंपेयर में थोड़ी सी क्या है बताओ आपकी कम है। तो देयरफॉर वो ओ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और क्योंकि वो ओ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट हो रहे हैं, मतलब कौन से केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है, फर्स्ट वाले 1 डिग्री के केस में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जा पाते हैं इजीली। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे पाता है इजीली। सेकेंड वाले केस में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होती है क्योंकि कार्बन दो लोगों से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, और थर्ड वाले केस में तो ऑक्सीजन को और भी ज्यादा डिफिकल्टी फील होती है। तो फर्स्ट वाले केस में ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, ठीक है, ऑक्सीजन गेव इट्स इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन गेव इलेक्ट्रॉन, और अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसका मतलब चार्ज को बोलो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। और जब जब चार्ज डिक्रीज होता है नेचर में तब तक स्टेबिलिटी बोलो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, फर्स्ट केस में। तो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ डिक्रीज होता है, फर्स्ट केस में। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस में होती है, फर्स्ट केस में, यानी कि 1 डिग्री। तो जब जब आप अल्कोहल्स में कार्बोकैटायन बनाओगे तब अल्कोहल छोड़ो, किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन बनाओगे तो दुनिया की हर रिएक्शन में कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होगी उस स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर अल्कोहल्स के रिएक्शन में आप RO निगेटिव बनाते हो, ठीक है, आप क्या बना रहे हो, RO निगेटिव एल्कोक्साइड आयन बना रहे हो, तो ऐसे में उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, अब मैडम हमको कैसे पता चलेगा कि R और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा कि O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा? तो ये सारी चीजें आप लोगों को कहाँ पे पढ़ने को मिलेगी, जब तुम अल्कोहल वाला क्या करोगे, चैप्टर को पढ़ोगे। फिलहाल के लिए ये वाली चीज इतनी काफी है। अब हम लोग एक नोट लिखते हैं और नोट के साथ इस चीज को फिर अभी के लिए समाप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो नोट नंबर 1 है वो नोट नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है कि हम लोगों के पास 3 प्रकार के कार्ब अनायंस होते हैं। याद रखना, 3 प्रकार के कार्ब अनायंस मार्केट में एकदम घूम रहे हैं थोक के भाव। आपको उन कार्ब अनायंस के बारे में पता होना चाहिए। पहला होता है अल्काइल कार्बन आयन, दूसरा होता है विनाइल कार्बन आयन, और तीसरा होता है एसिटिलिनिक कार्ब अनायन। व्हाट डू यू मीन बाय द 3 टर्म्स, बाय दीज 3 टर्म्स? अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज एक ऐसे कार्बन पे मौजूद है जो कार्बन स्वयं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल है। क्यों? 3 बॉन्ड बना के रखा है और ये एक इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? अच्छा, तो ऐसे को हम कहते हैं अल्काइल कार्ब अनायन। बट अगर मान लेते हैं कुछ नजारा कुछ इस प्रकार से रहे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब निगेटिव चार्ज एक ऐसे कार्बन पे मौजूद है जो कार्बन डबल बॉन्ड बना के रखा है, और डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और आपके पास अगर मान लेते हैं सीन कुछ इस तरीके का रहा कि आपने जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया है वो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज क्या है आप लोगों की, क्या है आप लोगों की ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रही है, यानी कि इस तरीके का ये sp हाइब्रिडाइज। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि अब मुझे बताओ कि यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो मैं यही सेम चीज वैसे तो तुमको अभी ऊपर भी सिखा चुकी हूं, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है वो इस बात में यकीन करता है कि मैं अपने ऊपर निगेटिव चार्ज रखूंगा। तो कौन अपने ऊपर निगेटिव चार्ज रखेगा, एसिटिलिक। तो कार्ब अनायन के केस में आपका एसिटिलिनिक कार्ब अनायन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू विनाइल, एज कंपेयर टू अल्काइल। लेकिन अगर मैं कार्ब अनायन के बदले बातचीत करने लोगों कार्बोकैटायंस की, कार्बो नहीं होता है वो कार्ब होता है, मैंने अच्छा सॉरी कार्बोकैटायंस की, तो कार्बोकैटायंस भी मार्केट में 3 प्रकार के घूम रहे हैं। पहला कार्बोकैटायन बताओ कौन सा होता है तुम लोगों के पास, अल्काइल कार्बोकैटायन, उसके बाद होता है विनाइल कार्बोकैटायन, और उसके बाद होता है आप लोगों का एसिटिलिनिक कार्बोकैटायन। डिफरेंस क्या है
कि हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज ऐसे कार्बन पे मौजूद है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है। हमारा कार्बन एक ऐसे पॉजिटिव चार्ज एक ऐसे कार्बन पे मौजूद है जो डबल बॉन्ड बना रहा है, और एक ऐसे कार्बन पे मौजूद है जो क्या कर रही है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होने चाहिए थे, मैंने 3 कर दिए, जो क्या कर रहा है आप लोगों का इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। अब मुझे बताओ कि इसमें आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो पूरी दुनिया जानती है कि ये sp3 है भैया, ये sp2 है और ये sp है। sp बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये अपने ऊपर निगेटिव रखना चाहते हैं। स्टेबिलिटी का एक ही नियम होता है, निगेटिव को निगेटिव दो, पॉजिटिव को पॉजिटिव दो, ठीक है। अगर तुम उल्टा करोगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बिगड़ जाएगी। तो आपने उल्टा कर दिया, आपने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज को पॉजिटिव दे दिया है। तो अब इस केस में आप लोगों का जो एसिटिलिनिक कार्बोकैटायन होगा वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। ये इस तरीके का, ये हम लोगों का भैया ऑर्डर है, ये ऑर्डर है हमारा, ठीक है। क्लियर है वाली चीज। तो इस तरीके से हम लोग स्टेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, किसमें, आप लोगों के इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से। अभी इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से हम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, बट एसिडिटी और बेसिसिटी को डिटरमाइन करने से पहले हम लोगों को और भी कुछ एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कल जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे रेजोनेंस की, ठीक है। जब हम लोग एप्लीकेशंस रेजोनेंस की पढ़ के खत्म कर लेंगे, जब हम एप्लीकेशंस हाइपर कॉन्जुगेशन की पढ़ के खत्म कर लेंगे, वैसे तो इलेक्ट्रोमेरिक की सिंस कोई एप्लीकेशन है नहीं, बट वो एक बार देख लेंगे अगर एक आधी कुछ हुई तो। सारी एप्लीकेशंस खत्म करने के बाद हम लोग फिर किस में जाएंगे, आप लोगों के किस में जाएंगे, आप लोगों के ये एसिडिटी और बेसिसिटी वाले इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल ये वाली चीज मैं ओवर करती हूँ, फिर हम लोग बाद का कल का टॉपिक रखेंगे स्टेबिलिटी सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ओके फिर